now we are in a perfect position to talk about the reactions that takes place during the process of photosynthesis. Here we will talk about the light reactions and then dark reactions, क्योंकि इनके होने का सीक्वेंस यही होता है. पहले लाइट रिएक्शंस होती है और फिर दे आर फॉलोड बाय द डार्क रिएक्शन. चलो देखते हैं. ये जो इक्वेशन तुम देख रहे हो, याद रखना ये जो इक्वेशन, वैसे हम बचपन से ये इक्वेशन देखते आए हैं, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड वर्जन है एक्चुअल में जो चीजें होती है. इनफैक्ट ये जो चीजें तुम पढ़ रहे हो कि लाइट रिएक्शन होगा, ढेर सारी चीजें इसमें हो रही है, फिर डार्क रिएक्शन होगा, ये खुद में एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है. एक्चुअल फोटोसिंथेसिस इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, तो क्लास 10th के लिए हमें इतना ही जानना है. लेट्स स्टार्ट विथ लाइट रिएक्शंस. लाइट रिएक्शंस को हम और किसी नाम से भी जानते हैं क्या? जी हाँ, इन्हें हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं या फिर इन्हें हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि ये जो रिएक्शंस है, लाइट रिएक्शंस जो होती है वो केवल और केवल लाइट के प्रेजेंस में ही हो सकती है, ये डार्क में नहीं हो सकती है. क्लियर? लाइट रिएक्शन का लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ होता है? ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेटिक सेल्स में होगा. ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेटिक सेल्स में ही होता है. अब अगर हम ज्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो सेल में भी कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट में. और अगर हम लाइट रिएक्शंस की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होता है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होता है लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शंस स्टार्ट विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है. ना सिर्फ क्लोरोफिल, बाकी के पिगमेंट्स भी लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, इतना याद रखना, लेकिन क्लोरोफिल मेन है. ठीक है, क्लोरोफिल मेन है. क्लोरोफिल में भी अगर हम ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और इस एनर्जी को आगे पास करता है. अब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को आगे पास करने की कैपेबिलिटी सिर्फ क्लोरोफिल ए में ही होती है. याद रखना, सिर्फ क्लोरोफिल ए में ही ये कैपेबिलिटी होती है कि अब्जॉर्ब की हुई लाइट एनर्जी को आगे वो पास कर सके. ऐसा हम देख चुके हैं पहले. ठीक है, तो क्लोरोफिल पे जब लाइट रेस पड़ती है तो ये एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होकर के ये एनर्जी रिलीज करता है. एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है? यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करता है. इस अब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को ये रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसी एनर्जी को आगे आने वाली रिएक्शंस यूज करेंगे. यानी कि अगर क्लोरोफिल इस लाइट रे को अब्जॉर्ब करके फिर इसे री इमिट नहीं करता, दोबारा से रिलीज नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, तो आगे आने वाली रिएक्शंस होती ही नहीं. दैट मीन्स क्लोरोफिल एक्ट्स लाइक एंटीना. राइट, ये वो मॉलिक्यूल है जो क्या करता है? सबसे पहले लाइट को कैच करता है और उसे आगे ट्रांसफर करता है. क्लियर? तो तुम्हें क्लोरोफिल के इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए. अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है एडीपी में इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ा जाता है और बनाया जाता है एटीपी. इस फॉर्मेशन में, एटीपी के फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कहां से आती है? ऑफ कोर्स क्लोरोफिल जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसी एनर्जी को यूज किया जाता है इस रिएक्शन में. ठीक है, यानी एडेनोसिन डाइफास्फेट से एडेनोसिन डाइफास्फेट में एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करके क्या बनाया जाता है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट. क्लियर? नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी को स्टोर कैसे करता है. नॉट जस्ट एटीपी, एडीपी भी एनर्जी को स्टोर करता है. इवन एडेनोसिन मोनोफास्फेट भी एनर्जी को स्टोर करता है. इनफैक्ट कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को तो स्टोर करके रखता ही है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड. ठीक है, तो हम यहाँ पे एटीपी एडीपी देखो, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है एटीपी मॉलिक्यूल से जुड़े हुए, एडीपी मॉलिक्यूल से जुड़े हुए, जो कि तुम्हारे लिए क्लास 10th में जानना जरूरी नहीं है. लेकिन एटीपी को अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं, वो भी रफली देखेंगे कि एटीपी एडीपी ये सब किस तरह से एनर्जी स्टोर करते हैं, कहाँ एनर्जी स्टोर करते हैं. देखो, प्लांट के पास शुरू में होता है एडेनोसिन मोनोफास्फेट. ठीक है, इसमें सबसे कम एनर्जी है. प्लांट क्या करेगा? इसमें सबसे पहले एक और फास्फेट ऐड करेगा, तो अब हो गया एडेनोसिन डाइफास्फेट, इसमें अधिक एनर्जी है. और फिर फाइनली प्लांट क्या करेगा? फाइनली प्लांट इसमें एक और फास्फेट ऐड करेगा तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट मॉलिक्यूल हो जाएगा जिसमें और अधिक एनर्जी है. अब हमारे पास है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, प्लांट के पास है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट. प्लांट को पता है कि डार्क रिएक्शन में उसे कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, तो वहां पे प्लांट क्या करेगा? इसी एटीपी मॉलिक्यूल यानी एडेनोसिन ट्राइफास्फेट मॉलिक्यूल को यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. वहां पर क्या किया जाएगा? इसमें से एक फास्फेट को हटा दिया जाएगा.
जब एक फास्फेट अलग होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी इन बॉन्ड्स में होती है। याद रखना, ये जो बॉन्ड्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं बॉन्ड्स में एनर्जी होती है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को ये रिएक्शन यूज कर लेगा। ठीक है, तो एटीपी मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो फिर से एडीपी बन जाएगा। जिस तरह से हमने एडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ करके एटीपी बनाया था, तो एटीपी से जब हम उस फॉस्फेट को हटा देंगे तो दोबारा से एडीपी बन जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। Clear? Now the next step in light reaction is conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. देखो यहां पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन आयंस में और ऑक्सीजन में। क्लियर? ऑफ कोर्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ी। ये एनर्जी भी वहीं से आ रही है जहां से एनर्जी लेकर के एडीपी से प्लांट ने एटीपी बनाया था। कहां से? क्लोरोफिल सबसे पहले सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और फिर इस लाइट को और फिर जो एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की है उस एनर्जी को वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी एनर्जी का यूज करके एडीपी से एटीपी बनाया जाता है। ठीक है, साथ ही में पानी को भी इसी एनर्जी का यूज करके तोड़ा जाता है, वाटर को तोड़ा जाता है इनटू हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन जो है ये स्टोमेटा से बाहर चला जाता है। यहाँ पे तुम्हें स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एयरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स भी बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लेट मी क्लीन इट नाउ। नेक्स्ट स्टेप में एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास NADP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जानने की जरूरत है नहीं तुम्हें। ओके, तो NADP में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। ठीक है, और बनता क्या है, NADPH, यानी बेसिकली यहाँ पे NADP को रिड्यूस किया जा रहा है इनटू NADPH, क्योंकि हम जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो NADP को NADPH में रिड्यूस किया जाता है, और इस रिएक्शन में भी जो एनर्जी आ रही है वो यही एनर्जी है जो क्लोरोफिल ने रिलीज किया था। NADP को NADPH में रिड्यूस इसलिए किया गया क्योंकि रिड्यूस्ड NADPH के पास ज्यादा एनर्जी है। जिस तरह से ATP मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सिमिलरली NADPH मॉलिक्यूल भी एक्ट कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर लेना, ये जो सेकंड स्टेप तुम्हें दिखाई दे रहा है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये एक्चुअल में यहीं से शुरू हो जाता है जब ADP कन्वर्ट होता है इनटू ATP। ठीक है, ADP का ATP में कन्वर्जन क्या है, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन है। ADP में इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ा गया और कुछ एनर्जी का यूज किया गया जो कि हमें लाइट से मिल रहा है, और फाइनली हमें क्या मिला, ATP, यानी लाइट की एनर्जी को लेकर के हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, ATP, जिसमें की एनर्जी केमिकल फॉर्म में स्टोर्ड है। तो सेकेंड पॉइंट जो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये यहीं से शुरू हो रहा है, ADP के ATP में कन्वर्जन से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, प्लांट ने कितना स्मार्टली काम किया, जैसे ही क्लोरोफिल पे लाइट पड़ी, ठीक है, क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ और उसने इस लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया और फिर इस एनर्जी को आगे पास कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस एनर्जी का यूज करके प्लांट ने तुरंत ADP से ATP बना लिया, जो कि एनर्जी करेंसी है प्लांट की। ठीक है, क्यों बनाया, क्योंकि अगर तुरंत इस एनर्जी का यूज करके ATP नहीं बनाया गया होता तो ये एनर्जी जो क्लोरोफिल रिलीज कर रहा है वो क्या होती, डिसिपेट हो जाती, बर्बाद हो जाती। ठीक है, ADP के फॉर्म में उसने प्लांट ने एनर्जी को स्टोर कर लिया। सिमिलरली प्लांट ने एक और काम किया, वाटर को तोड़ा इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन। ओके, ये ऑक्सीजन बहुत काम का है, तुम्हें पता है क्यों काम का है। ठीक है, प्लांट ने एक और काम किया, NADP मॉलिक्यूल को रिड्यूस किया इनटू NADPH। यहां पर भी प्लांट ने इसी एनर्जी का यूज किया जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने रिलीज किया था। क्लियर? गलती से मैंने क्या किया, ये जो सेकंड पॉइंट था इसे मुझे यहां लिखना था। ठीक है, यहां पर, क्योंकि सेकेंड पॉइंट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी यहीं से शुरू हो जा रहा है, ADP के ATP में कन्वर्जन से ही शुरू हो जा रहा है। फिर पानी टूट रहा है जैसा कि हम देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी हो रहा है, यानी NADP को NADPH में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही है।
नाउ अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट डार्क रिएक्शंस करेगा। डार्क रिएक्शंस एक मिसनोमर है, हम इन रिएक्शंस को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि इन्हें लाइट एनर्जी की डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, डायरेक्टली इन्हें लाइट एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती। वैसे इनडायरेक्टली देखो ना तो डार्क रिएक्शंस भी लाइट एनर्जी का ही यूज कर रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो इनके लिए कुछ और नाम भी है, इन्हें हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं या ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर। एक जो जनरल कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में वो ये है डार्क रिएक्शंस होती कब है। जनरली बहुत जगह पे तुमने देखा होगा दिया रहता है कि डार्क रिएक्शंस रात में होती है इसलिए इन्हें डार्क रिएक्शंस कहा जाता है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, पूरी तरह से गलत है। डार्क रिएक्शंस भी लाइट में ही होती है, डार्क रिएक्शंस भी दिन में ही होती है, बस इन्हें डायरेक्टली लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर लाइट नहीं होगा तो लाइट रिएक्शंस नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन डार्क रिएक्शंस को लाइट से कोई मतलब नहीं है, लाइट हो या ना हो। क्लियर। इसलिए इन्हें डार्क रिएक्शंस कहते हैं। बेटर टर्म जो हम डार्क रिएक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी इन्हें लाइट से कोई मतलब नहीं है डायरेक्टली। अब प्लांट ने लाइट रिएक्शन में क्या किया था, एटीपी बनाया था, और क्या किया था, NADPH बनाया था। क्यों बनाया था, कभी सोचा? जी हाँ, हमने तो डिस्कस किया था। एटीपी एनर्जी को स्टोर करके रखे हुए है और NADPH भी एनर्जी को स्टोर करके रखे हुए। ये एनर्जी कहाँ काम आएगा, डार्क रिएक्शन में काम आएगा। क्या करने में काम आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने में जो एनर्जी की जरूरत है, जिस एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी कौन देगा, यही एटीपी देगा जो प्लांट ने लाइट रिएक्शन में बनाया था। यही NADPH देगा जो कि प्लांट ने लाइट रिएक्शन में बनाया था। ये देखो यहाँ पे एटीपी भी है और NADPH2 है। NADPH2 एक्चुअली NADPH का ही फर्दर रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH2 और ATP केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पे ATP और NADPH2 दोनों ही क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। बना क्या, ग्लूकोज, साथ में ADP। ADP क्यों बना, इस बात पे ध्यान दो, इधर तो ATP था, ATP से इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हुआ तो ADP बना, और इनऑर्गेनिक फास्फेट जब ATP से अलग हुआ यानी ATP से इनऑर्गेनिक फास्फेट जब एक अलग हो गया तो एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी को प्लांट ने यूज किया, उस एनर्जी को प्लांट ने यूज किया कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने में, राइट। ATP से प्लांट ने क्या कर दिया, ADP में ATP को चेंज कर दिया, इसके लिए उसने एक फास्फेट को अलग किया। सिमिलरली NADPH2 से भी देखो क्या होगा, NADP बनेगा, राइट। NADPH2 से भी NADP बनेगा। इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है और फाइनली तुम्हें इस एनर्जी का यूज करके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बना लिया जाएगा ग्लूकोज। इस रिएक्शन को हम कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी कहते हैं, याद रखना। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने तुम्हें कहा था, मैं चाहता हूं उसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि डार्क रिएक्शन भी लाइट में ही होते हैं। देखो डार्क रिएक्शन लाइट में इसलिए होते हैं ना क्योंकि डार्क रिएक्शन को फ्यूल करने के लिए, यानी इन्हें एनर्जी की सप्लाई करता है मेनली ATP मॉलिक्यूल और NADPH मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ATP मॉलिक्यूल और NADPH मॉलिक्यूल टेम्पोररीली एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्लांट एकदम रात होने का वेट नहीं कर सकता है। फॉर दिस रीजन जो डार्क रिएक्शंस भी होती है वो भी दिन में ही होती है, यानी लाइट के प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन मिसनोमर है, इसे तुम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट एनर्जी को यूज नहीं कर रहा है। अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो डार्क रिएक्शन भी, यानी ये वाला जो रिएक्शन है ये भी लाइट एनर्जी को ही यूज कर रहा है। कैसे, लाइट एनर्जी को प्लांट ने ATP और NADPH के फॉर्म में स्टोर किया था, ठीक है। अब उसी एनर्जी का यूज डार्क रिएक्शन तो कर रहे हैं ना, यानी इनडायरेक्टली ये भी लाइट में जो एनर्जी थी उसी एनर्जी को यूज कर रहे हैं डार्क रिएक्शन। क्लियर। ये ऑक्सीजन जो टूट रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये ऑक्सीजन टूट करके फिर यहां से निकल जाएगा और जितने भी ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं, क्लियर, जो कि प्लांट रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, पानी के टूटने से आ रहा है। यानी एक बात ध्यान दो, अगर पानी टूटे ना फोटोसिंथेसिस के दौरान तो अर्थ पे ऑक्सीजन ही नहीं होगा। जो भी ऑक्सीजन अर्थ पे अवेलेबल है वो कभी ना कभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान
कोई किसी ना किसी प्लांट में पानी टूटा था, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक किया था, तब जाके वो ऑक्सीजन बना था। ठीक है, ये बात याद रखना। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो है कि दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. Sorry, by the chlorophyll during the day. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस सीक्वेंस में तुम देख रहे हो इन चीजों को कि पहले लाइट रिएक्शंस हुई, लाइट रिएक्शन में भी एक खास सीक्वेंस है। सबसे पहले क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, फिर एडीपी से एटीपी बना, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना, देन पानी टूटा, ठीक है, देन एनएडीपी को रिड्यूस किया गया एनएडीपीएच में, फाइनली डार्क रिएक्शन हुए जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट ने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। इस रिएक्शन को हम, डार्क रिएक्शन को हम कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जनरली इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इसी सीक्वेंस में होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना उनमें स्पेशल अडेप्टेशन होता है, क्योंकि उनके पास वो प्रिविलेज नहीं होता है बाकी के प्लांट्स की तरह कि वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट में रह रहे हो। ठीक ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें तो वो बहुत ही हार्श एंड ड्राई कंडीशन में रहते हैं, बहुत ही हॉट कंडीशन में रहते हैं, और उन कंडीशंस में रहने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस करने पड़ते हैं। लाइक डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल ले लो तो एलोवेरा हो गया, फिर पाइनएप्पल हो गया, कैक्टाई हो गया। कैक्टाई तो मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल है, इसके अलावा भी ढेरों अदर एग्जांपल्स हैं। तो इनमें कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं। इनके साथ एक प्रॉब्लम है। देखो, डेजर्ट प्लांट्स के बारे में एक बात तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। इनके पास बाकी के प्लांट्स की तरह प्रिविलेज नहीं होता। ये कोई बहुत ही अच्छे कंडीशंस में, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस में नहीं रह रहे होते हैं। ये डेजर्ट में रह रहे होते हैं जहां पे कंडीशंस काफी ड्राई है, काफी टफ कंडीशंस है, वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी ना के बराबर होती है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर किसी प्लांट को सर्वाइव करना है तो उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, वो बाकी के प्लांट्स की तरह नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है तो तुम पैसा लुटा सकते हो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा तुम बचाओ। ठीक है, वही डेजर्ट प्लांट भी करते हैं। डेजर्ट प्लांट का एक बहुत ही प्राइमरी पर्पस ये होता है कि पानी बचाया जाए, क्योंकि डेजर्ट में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। अब नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है, जिनके पास ठीक ठाक अमाउंट में वाटर है, ठीक ना, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि दिन के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो स्टोमेटा को खुला रखे। स्टोमेटा खुला रहेगा तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है दिन के टाइम में, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार अंदर जाता रहता है और ऑक्सीजन लगातार बाहर आता रहता है। और इसके अलावा वाटर भी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाहर आता है प्लांट से। लेकिन ये प्लांट इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, इस लॉस ऑफ वाटर को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वाटर ठीक ठाक अमाउंट में है। डेजर्ट प्लांट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके आसपास वाटर ना के बराबर है। तो वो चाहेंगे कि जो भी थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल है उसको बाहर ना जाने दिया जाए। और अगर वो दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपने स्टोमेटा को खुला रखते हैं, डेजर्ट प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, अगर डेजर्ट प्लांट ऐसा करेंगे तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, लेकिन पानी भी बाहर जा रहा है। अगर ये पोर खुला है तो पानी भी बाहर जा रहा है। और डेजर्ट प्लांट में अगर थोड़ा सा भी पानी बाहर आ गया तो वो मर जाएंगे, उनके पास पानी नहीं होता है ज्यादा, ठीक ना, डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेजर्ट प्लांट में एक स्पेशल अडेप्टेशन होता है, उनके पास एक अनोखा तरीका होता है। वो रात को, दिन के बजाय रात को अपने स्टोमा को खोल के रखते हैं। रात को स्टोमा को खोल के रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे। ठीक है, रात को स्टोमेटा, ये नाइट टाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया। अब ये अपने सेल्स में एक खास तरह का, फोटोसिंथेटिक सेल्स में एक खास ऑर्गेनल होता है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल कहते हैं। इन वैक्यूल्स में ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड मैलेट। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हम मैलेट कहते हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जिन्हें इन्होंने रात के टाइम में अपने स्टोमा को खोल करके अंदर लिया था, ठीक है, अंदर लिया था, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये मैलेट के फॉर्म में अपने वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं। ये वैक्यूल एक ऑर्गेनल है जो कि फोटोसिंथेटिक सेल्स में होता है। ठीक है, अपने फोटोसिंथेटिक सेल्स के एक ऑर्गेनल जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, उसमें रात में लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं डेजर्ट प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड मैलेट। इसे हम मैलिक एसिड भी कहते हैं, मैलिक एसिड।
क्लियर। अब रात के टाइम में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इसे स्टोर करके रखा इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड या मैलेट जो कहो, कब, दिन के लिए। तो रात में इन्होंने क्या किया, रात में इन्होंने अपने स्टोमा को खोला, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर के इन्होंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया किस फॉर्म में, एक खास मॉलिक्यूल के रूप में जिसे हम मैलेट कहते हैं या इसे हम मैलिक एसिड भी कहते हैं। इस मैलिक एसिड को इन्होंने स्टोर करके रखा कहाँ पे, एक खास ऑर्गेनल में, अपने फोटोसिंथेटिक सेल्स के एक खास ऑर्गेनल में स्टोर करके रखा जिसे हम वैक्यूअल कहते हैं। ठीक है, अब ये दिन होने का वेट करेंगे, जैसे ही दिन होगा उस वक्त इन्हें ये ढेर सारे रिएक्शंस करेंगे, उन रिएक्शंस में इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड ये इन्होंने रात में ही स्टोर करके रख लिया था, राइट। तो अब दिन में इन्हें अपना स्टोमक खोलने का जरूरत भी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, क्योंकि रात में ही इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ मैलेट इन देयर वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल एक ऑर्गेनल है, याद रखना। जब इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है तो ये मैलेट को फिर से तोड़ देते हैं, मैलेट टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ग्लूकोज बनाया जाता है।